अमेरिकी ऐवान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमलों को रोकने के लिए जंगी ताकतों की करारदाद को यकसर मुस्तरद कर दिया। सीनेट की जानिब से पार्टी खतूत पर इस तरह के इक़दामात को शिकस्त देने के बाद ये दूसरा वोट था। ऐवान ने एक अलहदा इक़दाम की भी मंजूरी दी, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरकारी सरपरस्त है। The yeas are 372, the nays are 53, 2 recorded as present. 2/3 being the affirmative, the rules are suspended, the resolution is agreed to. The yeas are 212. अमेरिकी सेंट्रल कमांड में अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्थ ने कहा कि तेहरान और अमेरिका के तेहरान पर हमले नुमाया तौर पर बढ़ने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया का फैसला, जिसके तहत अमेरिका को डियागो गार्सिया फौजी अड्डे के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, वाशिंगटन को हमले तेज करने में मदद देगा। We are now starting our 6th day of a historic mission to eliminate Iran's ability to threaten Americans. We are, if I could channel my inner Navy officer, we are at full speed ahead in executing orders given by leadership in Washington. The President and Secretary Hegseth have been crystal clear in their expectations, and we are at a high level of execution. As described by the Secretary and earlier this week by me, U.S. combat power is building as Iranian combat power declines. Our air dominance allows us to hit Iran's center of gravity with overwhelming power and reach. A couple of examples. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Notably, we've also struck Iran's equivalent of Space Command. इटली के वज़ीर दिफा जी क्रोसेटो ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले वाज़ेह तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हैं। उन्होंने इन हमलों को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर के भड़कने का सबब भी करार दिया। उन्होंने पार्लियामेंट के ऐवान को बताया कि पिछले हफ्ते ईरान पर हमले कर उसे निशाना बनाने वाला फैसला बैनुल-अक़वामी कानून के हर तरह से खिलाफ है। वाक़या यह है कि इटली को उसे खड़े किए गए तनाज़े का जवाब देने के लिए मजबूर किया गया है। कांग्रेस के एक वफद ने ईरान के कल्चर सेंटर में ईरान के साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के नुमाइंदे से मुलाकात की। इस वफद में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा शामिल थे। इन लीडरान ने इजरायली हमले में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। जो हमारी लीडरशिप है, हमारे रहनुमा हैं, हमारे नेता हैं, उन सब ने हमको हिदायत दी कि आप जाएं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी की तरफ से, माननीय सोनिया जी की तरफ से, माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ ये पैगाम पहुँचाएं कि इस दर्द के मौके पर, इस सदमे के मौके पर हम उनके साथ हैं और पूरी तरह से ये मान रहे हैं कि दोस्तों में पर बुरा वक्त आता है तो दोस्त ही आगे बढ़कर हाथ थामता है, और वो हाथ थामने के लिए हम यहाँ आए मौजूद हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज जो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया के, पूरे आलम के जो हालात हैं उस पर एक सवालिया निशान लगा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जितनी भी क़ुव्वत हमारे मुल्क की है, उस क़ुव्वत को हम इस्तेमाल करके अमन और चैन का एक पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा सकें, शांति का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा सकें, ताकि जितनी बड़ी भी कुर्बानी हुई है वो कुर्बानी जो है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने अमेरिका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईरान हिंदुस्तान का हलीफ मुल्क रहा है और हिंदुस्तान को इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हालात बहुत ख़राब है और ये जो अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है और उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं होता है दुनिया के अंदर कि आप किसी देश के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दें। और हम समझते हैं कि
भारत जो कि ईरान का दोस्त रहा है और भारत ने ये मुसीबत के समय ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है, तो हमको आगे बढ़कर इसको कंडेम करना चाहिए था इस अटैक को, और हमें सहानुभूति देना चाहिए ईरान के साथ में, और हमें जो है कंडोलेंस देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की शहादत के ऊपर में। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत एग्रेसर के साथ खड़ा हुआ है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, भारत जो है इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के विपरीत है, फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है ये बात। तो हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, और इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए और इंडिया को जो है ईरान के साथ खड़ा होना। सर, जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उससे आप क्या देखते हैं विश्व में क्या हो? देखिए, अगर ये सूरत हाल रही है कि कोई भी देश बगैर किसी कानून के, बगैर किसी यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के किसी भी देश पे हमला करते हैं, ये बात गलत है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि दादागिरी आपकी, जहाँ चाहेंगे आप चेष्टा करेंगे, उसके बाद कौन सा देश बचेगा? जितने कमजोर देश है सबका हमला। ये जो तरीका है ये गलत। अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दी है। अमेरिकी वजीर खजाना ने कहा कि यह तेल की आलमी सप्लाई से मुतालिक ईरान के दबाव के पेश नज़र किया जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तनकीद करते हुए कहा कि किसी भी खुदमुख्तार मुल्क के लिए मुनासिब नहीं कि उसे अपनी तवानाई के फैसलों के लिए किसी दूसरे मुल्क से इजाज़त लेनी पड़ती है। पेश हुई रिपोर्ट। अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दी है। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की सप्लाई बरकरार रखने के लिए अमेरिकी महकूम खजाना ने इंडियन रिफाइनरीज को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। अमेरिकी वजीर खारजा के मुताबिक ये जानबूझकर बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए छूट दी गई है, इसलिए ये रूसी हुकूमत को कोई ख़ास माली फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि इसका इतलाक़ सिर्फ उस तेल पर होगा जो अभी समुंदर में फंसा हुआ हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका का एक अहम शराकतदार है और हम पूरी तरह से तवक्को करते हैं कि वह अमेरिकी तेल की ख़रीदारी में इजाफा करेगा। उन्होंने वजाहत दी कि यह तेल की आलमी सप्लाई से मुताल्लिक़ ईरान के दबाव के पेश नज़र किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ईरान जंग ने पहले ही तेल की आलमी तवानाई की सप्लाई चेन को मुतासर करना शुरू कर दिया है। ख़ित्ते में जारी हमलों और आबनाए हरमुज़ की इर्द गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी ने तेल की बैनुल अक़वामी मंडी को गैर मुस्तहकम करके रख दिया है। यह दुनिया का एक बहुत बड़ा अहम समुद्री रास्ता है और आलमी तेल और गैस की सप्लाई का 20% इसी से गुजरता है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में जारी वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ कोलकाता में गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना शुरू कर दिया है। TMC कारकुनान की बड़ी तादाद में इस एहतजाज में वो शामिल हुए हैं। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के वोटरों को हक राय दही से महरूम करने की बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साजिश को बेनकाब करेंगी। এসআইআরে মারা গেছে এরকম দিল্লিতে যারা গেছিল তাদের 8টা পরিবারও আসবে, তারাও এখানে বসবে, কিন্তু যারা বেঁচে আছেন অথচ মৃত হিসেবে ঘোষণা করেছেন, লজ্জা রাখার জায়গা নেই। নির্লজ্জ বেহায়া বিজেপি পার্টি অ্যান্ড তাদের দালাল কমিশন। মনে রাখবেন, আমরা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে কাজ করি, তাই আমরা খুঁজে বের করি। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान यानी UPSC 2025 के बाद मुख्तलिफ खिदमात में तकर्रुरी के लिए 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की। ये सिफारिशात अगस्त 2025 में मुनक्किदा तहरीरी इम्तिहानात और दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के दरमियान होने वाले पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के नताइज पर मबनी है। कमीशन की तरफ से जारी करदा मेरिट लिस्ट के मुताबिक अनुज अग्निहोत्री ने पहला रैंक हासिल किया है। उनका ताल्लुक राजस्थान के रावत भाटा इलाके से, राजेश्वरी ने दूसरा और आकांश ने तीसरा रैंक हासिल किया है। इस इम्तिहान में 53 मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। टॉप 100 में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जगह बनाई, जिनमें राजा मोहिउद्दीन को 7वां रैंक हासिल हुआ है, तो वहीं शम्स अंसारी को 24वां रैंक और इसी तरह 29वां और 95वां रैंक भी मुस्लिम उम्मीदवार को हासिल हुआ। गुज़श्ता के मुकाबले इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी में नुमाया इजाफा देखा गया है। साल 2024 के इम्तिहानात में सिर्फ 26 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। जी, मुझे बहुत खुशी और रिलीफ महसूस हो रहा है कि जो इतने एफर्ट्स पुट किए थे आज वो फाइनली सक्सेस में कल्मिनेट हुए, और बहुत एक्साइटमेंट भी है कि आगे जो
रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाले हैं मैं उनको ऑनेस्टली निभा पाऊँ। और जर्नी मेरी थोड़ी लंबी रही है, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मैंने 3 मेंस और 3 इंटरव्यू दिए हैं। तो दे हैव बीन वेरियस अप्स एंड डाउन, बट एक कंसिस्टेंट एफर्ट के संग जब आप मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो आई थिंक इस एग्जाम के लिए रिवीजन ही की है और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई की है और टॉपिक्स की कॉपीज देख के, वीडियोस देख के, इवन इंटरव्यू के लिए मैंने काफी मेहनत करी है। तो आई थिंक आज उसी का रिजल्ट है। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज हाउस पैनल के सामने पेश हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ये साबित करने पर तुली हुई है कि फांसी घर टिफिन रूम था। उन्होंने कहा कि यह आज़ादी पसंदों की तौहीन है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से दिल्ली के हालात बिगड़ गए। ये परिसर एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। जब कलकत्ता से अंग्रेज़ों के ज़माने में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी तो उस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1912 में। इस बिल्डिंग में 2022 में तत्कालीन स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी के प्रयास से ये पता चला कि एक कोने में एक फांसी घर था। उस फांसी घर में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। स्पीकर साहब ने, तत्कालीन स्पीकर साहब ने मुझे एज चीफ मिनिस्टर बुलाया कि इसको हमें टूरिस्ट्स के लिए खोलना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमने उसका इनॉग्रेशन किया। अब जब से इनकी सरकार आई है ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रूस से तेल खरीदने से मुतालिक अमेरिका के हालिया बयान पर मोदी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की। संजय सिंह ने हुकूमत ने दबाव में मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है, ऐसा बयान दिया। प्रधानमंत्री जी एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। अमेरिका में उनको सम्मन हुआ है और इसके कारण से उन्होंने भारत माता की प्रतिष्ठा को, भारत के गौरव को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों। ये एक संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमानजनक है कि अमेरिका हमारी नीतियां तय कर रहा है, कब हम रूस से तेल खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे। अमेरिका तय कर रहा है हम ईरान पे अपना पोर्ट चालू रखेंगे या बंद करेंगे। शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के जरिए रूसी तेल की खरीदारी पर 30 दिन की छूट के ऐलान पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने पूछा कि अमेरिका कौन है जो हमें बताए कि क्या, कहां से खरीदना है। हुकूमत को इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने की जरूरत है। तरीके से उनका ट्विटर पे पोस्ट आया है जहां पे वो कह रहे हैं वी अलाउ इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज का विंडो पीरियड दिया है। सबसे पहला सवाल तो मन में हर एक देशवासी के उठेगा, Why will US tell us what to buy and what not to buy? कब से हमने अपने अधिकार क्षेत्र US के हवाले कर दिए हैं? ये हमारे देश के जो नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं हमारे सरकार और बात करती हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वो टोटली इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे। हमने क्यों अपने घुटने टेक दिए हैं यूएसए को एक ट्रेड डील के पीछे? एक ट्रेड डील जो ट्रेड डील है वो भी एक अनफेयर ट्रेड डील है, अनइक्वल टर्म्स पे हुई है, जहां पे हमने $500 बिलियन का कमिटमेंट दिया है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आया है। नेपाल में पार्लिमानी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। इब्तिदाई रुझान में बैलेंद्र शाह की क़यादत में नई तश्कील दी गई राष्ट्रीय सेवा तंत्र पार्टी यानी आरएसपी को सबकत हासिल हुई है। आरएसपी को मुल्क भर में 94 हलकों में बरतरी हासिल हुई है। नेपाली कांग्रेस ने अब तक 1 नशस्त हासिल की है और वो 10 इजाफी हलकों में आ गए।